हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एसजेएफ जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा अच्छे से, उसके ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आपको भी साथ में ये क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, देन इनका सॉल्यूशन आपको देखना है। क्या क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है वो मैंने यहाँ पे देखो आपको बता दिया है कि या तो एवरेज वेटिंग टाइम पूछा जाएगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज कंप्लीशन टाइम, किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से भी घुमा के पूछा जाए, आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, देन आपको सॉल्यूशन करना है। प्रत्येक जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, तो उसका गैंट चार्ट बना के नंबर 1 पे आज का पहला जो क्वेश्चन है हमारा, 5 प्रोसेस हैं, उनका अराइवल टाइम हमें दिया हुआ है और उनका बर्स्ट टाइम, सीपीयू टाइम भी हमें दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को यूज़ करके। देखो, जो प्रोसेस सबसे छोटी होगी वो सिस्टम में सबसे पहले आएगी, तो जब टाइमलाइन पे 0 होगा उस टाइम पे कौन सी प्रोसेस आएगी? इस समय पूरे सिस्टम में सिर्फ एक ही प्रोसेस है, P4। P4 को यहाँ पे आराम से आते ही सीपीयू मिल जाएगा। शॉर्टेज जो फर्स्ट कैसी है, नॉन प्रिमिटिव है। ये सब चीज़ें हमें इनकी क्वालिटी वगैरह सब पता होनी चाहिए। नॉन प्रिमिटिव बीच में रुकती नहीं है, एक बार अगर उसे सीपीयू ने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक सीपीयू उस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आई P4। P4 कितनी देर सीपीयू को यूज़ करेगी? 6 यूनिट तक। तो टाइमलाइन पे अपडेट होगा टाइम 6, और 6 जब होगा तब सीपीयू फ्री हो जाएगा। प्रोसेस P4 जो है वो सिस्टम से बाहर जा चुकी होगी। ठीक है, जब टाइमलाइन पे 6 होगा, गैंट चार्ट में जब 6 अपडेट होगा, उस समय सिस्टम में कौन कौन सी प्रोसेस जो है वो आ चुकी हैं। तो आप देखोगे प्रत्येक प्रोसेस जो बची हुई थी वो सब सिस्टम में आ चुकी है। हमें वो प्रोसेस सेलेक्ट करनी है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, जिससे सीपीयू की सबसे कम रिक्वायरमेंट है। तो वो प्रोसेस है P1। P1 को हम सीपीयू एलोकेट कर देंगे। इसे सीपीयू कितनी देर चाहिए? 1 यूनिट तक। तो टाइमलाइन पे अपडेट हो जाएगा 7। P1 भी पूरी हो चुकी है, सिस्टम से बाहर चली जाएगी। देन सबसे छोटी प्रोसेस कौन सी है जिसे सीपीयू का टाइम सबसे कम चाहिए? P3। फिर P3 को एग्जीक्यूट करवाएंगे। कितनी देर वो चलेगी? 2 यूनिट तक। तो 9 अपडेट हो जाएगा। देन P5 का नंबर आएगा। P5 3 यूनिट तक सीपीयू को यूज़ करेगी। 12 जो है वो अपडेट हो जाएगा। और अब लास्ट में एक ही प्रोसेस बची है P2, उसे भी हम सीपीयू एलोकेट कर देंगे। 4 यूनिट तक चलेगी, तो टाइमलाइन पे 16 अपडेट हो जाएगा। 1 बाय 1 हम देखेंगे कि कौन से टाइम यूनिट के ऊपर सभी प्रोसेस कंप्लीट हुई है। तो ये चीज़ हम लिखते कहाँ पे? कंप्लीशन टाइम पे। P1 कब कंप्लीट हुई थी? 7 पे। P2 कंप्लीट हुई है 16 पे। P3 कंप्लीट हुई थी 9 पे। P4 कंप्लीट हुई थी 6 पे। और P5 कंप्लीट हुई थी 12 पे। इतना अपडेट करना आपको अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है कि कंप्लीशन टाइम में से आप अगर अराइवल टाइम को माइनस कर दो तो हमें क्या मिलेगा? टर्न अराउंड टाइम। और टर्न अराउंड टाइम होता क्या है? बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम, ये होता है टर्न अराउंड टाइम। तो कंप्लीशन टाइम 7 में से माइनस करेंगे अराइवल टाइम 3 को, 4 मिलेगा। 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो 15 मिलेगा। 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 मिलेंगे। 6 में से 0 माइनस करोगे तो 6 मिलेगा। 12 में से 2 को माइनस करोगे तो 10 मिलेगा। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम एक अकेला निकालने के लिए आप टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस कर दो। 4 में से माइनस करेंगे 1 को, ये वाला आपको माइनस करना है, तो हमें वेटिंग टाइम मिलेगा 3। नेक्स्ट जो है 15 में से आप माइनस कर दो 4 को, आपको क्या मिलेगा? 11। मतलब P2 ने 11 यूनिट तक वेट किया तब जाके उसे कौन मिला? सीपीयू। और अब आप यहाँ पे भी देखो, P2 को सीपीयू कब मिला था? 0 से लेके उसने वेट किया था 12 तक। 12 तक तो 12 यूनिट होते हैं, बट
P2 आया कब था, 1 यूनिट पे आया था, 0 पे सिस्टम में नहीं आया। तो ये 12 में से भी माइनस हो जाएंगे, 1 और बचेगा 11। 11 यूनिट तक CPU 11 यूनिट तक P2 प्रोसेस ने सिर्फ वेट किया सिस्टम में, और उसने कितनी डिमांड की थी, सिर्फ 4 यूनिट उसको यूज़ में लेना था, बट इतनी देर उसको रुकना पड़ा। नेक्स्ट है P3 को कितना वेट करना पड़ा, 5 माइनस बस टाइम को माइनस कर दो, कितना आएगा 3। नेक्स्ट P4 6 में से माइनस कर दो 6 को, तो आप ये देखोगे कि P4 को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि 0 पे जैसे ही वो सिस्टम में आई उसको आते ही CPU मिल गया। P5 को कितना वेट करना पड़ा, 10 में से माइनस कर दो 3, तो 7 यूनिट तक इसने वेट किया। अब आप यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज वेटिंग टाइम के लिए आपको क्या करना है, वेटिंग टाइम को प्लस करना है। 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 4 24, 24 में भाग किसका देना है, नंबर ऑफ प्रोसेस का। कितनी नंबर प्रोसेस है, 5, तो 5 चौके 20, 5 8 40। एवरेज वेटिंग टाइम आ गया 4.8। एवरेज टर्न अराउंड टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो वही आप टर्न अराउंड टाइम का पूरा टोटल कर लो, 15 5 20 और 10 30 और 40। 40 को डिवाइड कर दो 5 से, ये आ जाएगा 8। एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा 8। इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 4 प्रोसेस दे रखी हैं और अराइवल टाइम बर्स्ट टाइम दोनों दे रखे हैं। कैलकुलेट हमें क्या करना है, एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P2। तो पूरा फोकस आपको किस पे रखना है, सिर्फ P2 प्रोसेस के ऊपर, कि हमें प्रोसेस P2 का वेटिंग टाइम बताना है। और यहाँ पे एवरेज नहीं होगा, सिर्फ वेटिंग टाइम पूछा है ना, क्योंकि एवरेज तो सभी का होता है, तो सिर्फ P2 प्रोसेस का ही हमें वेटिंग टाइम बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे कैसे, गैंट चार्ट हम बना लेंगे। यहाँ पे एट द टाइम 0 टाइम पे कौन सी प्रोसेस सिस्टम में आएगी, तो सबसे पहले आएगी P1। P1 देखो 0 पे आई, 0 पे आते ही, हालांकि वो 20 यूनिट तक उसको CPU की रिक्वायरमेंट है, बट 0 पे कोई भी अदर प्रोसेस नहीं थी, इसलिए हम CPU जो है वो एलोकेट कर देंगे P1 को। 20 यूनिट तक ये अपना काम करेगी, और 20 यूनिट पे आप ये देखो कि सिस्टम में कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी हैं, तो सिर्फ P2 ही आई है यहाँ पे। तो अब आगे जो है हम CPU देंगे P2 प्रोसेस को। P2 प्रोसेस को कितनी देर तक CPU चाहिए, 25 यूनिट तक, टोटल मिला के ये हो जाएंगे 45। अब इस क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया, आपका कॉन्सेंट्रेट पूरा होना चाहिए P2 प्रोसेस के ऊपर। अब आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें P2 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम पता चल गया। कंप्लीशन टाइम है इसका 45, और आप इसका टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालोगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वो हो जाएगा 45 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 30। और वेटिंग टाइम अब कैसे निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ये हो जाएगा P2 प्रोसेस का वेटिंग टाइम, जो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बताना भी है। 30 में से माइनस कर देंगे इसका बर्स्ट टाइम, बस टाइम है 15, 30 में से माइनस करेंगे इसका बस टाइम, वो है 25, और 25 को हम 30 में से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 5। इसका मतलब वो आई थी 15 पे सिस्टम के अंदर, उसको CPU कब मिला, वो देखो आप 20 पे मिला, तो 5 यूनिट तक उसने क्या किया, उसने 5 यूनिट तक वेट किया CPU के फ्री होने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 20 यूनिट, 5 यूनिट तक उसने वेट किया। वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P2 हो जाएगा 5। तो इस तरह से जो क्वेश्चन में पूछा गया है हमें वो भी ध्यान रखना है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और पूरी टेबल बनाने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम यहीं पे, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें P1 P2 P3 P4 4 यहाँ पे प्रोसेस हैं। अराइवल टाइम भी हमें दिया हुआ है और बस टाइम भी हमें दिया हुआ है। पूछा क्या है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक गैंट चार्ट बनाना है इस पूरी प्रोसेस का। 0 पे देखो क्या होगा, 0 पे सिस्टम में कौन सी प्रोसेस है, तो आप देखो 0 पे कोई भी प्रोसेस सिस्टम में अभी तक नहीं आई। इसका मतलब है CPU 1 यूनिट तक फ्री रहेगा।
यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसमें CPU आइडल बैठा रहा, इसके पास कोई काम नहीं था। टाइमलाइन के ऊपर जब 1 हुआ तो 1 यूनिट के बाद में 2 प्रोसेस सिस्टम में आई, P1 और P2। बट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में कौन सी प्रोसेस को पहले CPU दिया जाएगा जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा? यहाँ पे कम किसका है? P2 का, इसलिए P2 को पहले CPU दिया जाएगा। P2 चलेगा यहाँ पे 3 यूनिट तक, तो 1 और 3 प्लस करेंगे जब होगा 4। P2 प्रोसेस कंप्लीट हो गई। 4 यूनिट तक सिस्टम में चारों प्रोसेस आ चुकी हैं। इस पर हम किसको देंगे CPU? जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है तो वो है 2। P3 को हम CPU देंगे और वो 2 यूनिट चलेगा, 6 हो जाएगा। अब हम किसको देंगे CPU? तो 7 और 6 में छोटा कौन है? 6। हम देंगे P4 को। P4 6 यूनिट तक चलेगा, ये हो जाएगा 12। और इसके पूरे होने के बाद हम P1 को एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि P1 आई थी कब? फर्स्ट यूनिट पे P2 के बराबर आई थी, बट एग्जीक्यूट कब हुई? सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा था। अब बात करेंगे हम कंप्लीशन टाइम की। हमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, इसका मतलब आपको टेबल बनानी पड़ेगी। P1 का कंप्लीशन बताओ कब है? 19 पे। P2 का कंप्लीशन है 4 पे। P3 का कब है? 6 पे। और P4 का है 12 पे। सबका कंप्लीशन टाइम निकाल लिया। अब हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 19 को माइनस करेंगे, 19 से माइनस करेंगे 1 को, हमें मिलेगा 18। 4 में से माइनस करेंगे 1 को तो हमें मिलेगा 3। 6 में से माइनस करेंगे 2, 4 आएगा। 12 में से माइनस करेंगे 4 को तो 8 मिलेगा। पूछा क्या है? एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो क्या हमें यहाँ पे वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ टर्न अराउंड टाइम पूछा है। आप इन सबका टोटल कर लो। 18 4 22, 22 और 8 30, 30 और 3 33। 33 को डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है? 4, तभी हम इसका एवरेज निकाल पाएंगे। 4 8 32, 4 दूनी 8 और 4 5 20। 8.25 इसका आ जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। एक मैं आपको होमवर्क दूंगी यहाँ पे, आप मुझे इसका कैलकुलेट करके बताना एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, ये वेटिंग टाइम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपका कितना आ रहा है, और कल मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम जो है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? देखो, इनके एडवांटेज क्या है? इसमें कॉन्वॉय इफ़ेक्ट नहीं होता। अब ये इफ़ेक्ट क्या था? जब हमने FCFS देखा था उस समय यदि कोई बड़ी प्रोसेस सिस्टम में पहले आ गई तो बाकी सभी छोटी प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को हमने बोला था कॉन्वॉय इफ़ेक्ट। अब कॉन्वॉय इफ़ेक्ट हमने देखा था FCFS में। SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर हमें ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। इसमें एक सबसे अच्छी जो बात है वो क्या है कि यहाँ पे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की वजह से सिस्टम का थ्रूपुट बढ़ जाता है, क्योंकि जो छोटी प्रोसेस होंगी वो जल्दी जब भी सिस्टम में आती हैं उनको पहले हैंडल किया जाएगा, उनको पहले CPU एलोकेट किया जाएगा, और एक टाइम पर कितनी ज़्यादा प्रोसेस कंप्लीट होती है वो होता है थ्रूपुट। तो यदि सिस्टम में अगर 10 प्रोसेस है, छोटी प्रोसेस से लेके बड़ी प्रोसेस तक सारा एग्जीक्यूशन होगा, चांसेस ज़्यादा होते हैं कि छोटी प्रोसेस सारी जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाए, सिस्टम का थ्रूपुट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बात करें इसकी डिसएडवांटेजेस की, तो इसकी डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी हैं। इसमें प्रायोरिटी हो, यदि किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी हायर है वो प्रोसेस, और सीनियरिटी है, यदि कोई प्रोसेस बहुत देर से सिस्टम में आई हुई है, सीनियरिटी प्रायोरिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सिर्फ वो एग्जीक्यूट होगी या उसे CPU दिया जाएगा जो सबसे छोटी है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। FCFS में आपने देखा था कॉन्वॉय इफ़ेक्ट नाम से ये हमने टर्म देखी थी। क्या रीज़न से ये होता है वो भी हमने समझा था।
कि एक बड़ी प्रोसेस के आने की वजह से जो बाकी की छोटी प्रोसेस है उन सबको वेट करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को या इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं कॉन्वॉय इफ़ेक्ट। और शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ आपको एक डिसएडवांटेज देखने को मिलेगी। यहाँ पे प्रोसेसेस जो हैं वो स्टारवेशन के अंदर चली जाती है। अब स्टारवेशन क्या होता है, मान लेते हैं सिस्टम में 20 प्रोसेस हैं और जैसे ही छोटी छोटी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू करती है, 1 2 3, फिर छोटी चौथी, फिर 5वीं छठी, ऐसे करते करते सिस्टम में नई प्रोसेस भी आती जा रही हैं। ठीक है, 21 22 25, वो सारी की सारी जो हैं वो सारी फिर से छोटी हैं। यदि इस पूरे सिस्टम में कोई बड़ी प्रोसेस है तो उसे अनलिमिटेड टाइम तक वेट करना पड़ सकता है। सीपीयू सिर्फ क्या करेगा, सीपीयू छोटी छोटी प्रोसेस को उठा के एग्जीक्यूट करवाता रहेगा। इसमें जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो सिर्फ उन्हीं प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा जो सबसे छोटी है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रायोरिटी को वो नहीं देखते, सीनियरिटी को वो नहीं देखते कि ये जो प्रोसेस है ये कितनी देर से सिस्टम में है। बस जो प्रोसेसेस अभी सिस्टम में हैं उन सभी में से, या फिर जो अभी नई आती जा रही है उन सभी में से छोटी छोटी प्रोसेस को उठा के सीपीयू दे दिया जाता है। इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि कोई बड़ी प्रोसेस जो है वो अनलिमिटेड टाइम तक वेट कर सकती है। इस कंडीशन को बोला जाता है स्टारवेशन। तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट जो है वो स्टारवेशन से अफेक्टेड होती है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कौन सी जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो स्टारवेशन से अफेक्टेड होती है, तो वो होती है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जिसमें कॉन्वॉय इफेक्ट देखने को मिलता है, वो है FCFS। देखो स्टारवेशन अक्कर क्यों होता है, क्योंकि सिस्टम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड शॉर्टेस्ट जॉब, तो वो बड़ी प्रोसेस की बारी नहीं आने दे रहा है, इस वजह से क्या स्टारवेशन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो हमने इसमें देखी, इसको बीच में प्रीएम्प्ट भी नहीं किया जा सकता, हम कोई प्रोसेस को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट जो एल्गोरिदम है वो नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम है। तो जो भी छोटी छोटी प्रोसेस, उसे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, छोटी प्रोसेस को सेलेक्ट करके सीपीयू एलोकेट करता रहेगा। इससे आगे का जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। जो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है उसका प्रिमिटिव वर्जन हम आगे वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। कहीं पे भी आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत लगे, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हो। और एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर आप वहाँ पे मैसेज देना चाहो तो वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का जो भी अपडेट है वो आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।